Okay, assalamu alaikum everyone. This is me, Fatma Raiz, and welcome back to Tech Gupshup with Fatma. We will be continuing our previous conversation that we have been having in the podcast. Lastly, we discussed what is the beginning of our speaker and what are the main projects. And the most important thing that we discussed is that how can we get most benefits from the MLS program or these ambassador programs that we joined. So now we're gonna continue to our main topic, which is cloud computing. And our speaker will gonna deep dive into how, why, and why should we, and how should we learn it, and what are the benefits. So over to you, sir. What is cloud computing? Okay, so what is cloud computing, sir? पहले I think it is important to know why do we need cloud computing. तो इसकी सिंपल सी एग्जांपल से हम स्टार्ट लेते हैं कि हम नॉर्मली जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर इवन के सेकंड ईयर तक इट ऑल गुड वी कैन डू दी प्रोग्रामिंग एंड मेक दी सिंपल PMD projects. But when we move to the applications project, तो वहाँ पे एक इशू जो मोस्टली स्टूडेंट्स ने देखा होगा कि एंड्रॉयड स्टूडियो नहीं सपोर्ट करता या बहुत आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है। सही है, तो अब इस चीज़ को ये ऐसी एग्जांपल है जो कि यूनिवर्सिटी में है या जिसमें थोड़ा सा भी इसको पता है तो ये चीज़ सभी ने फेस की है। तो रिगार्डिंग दिस अगर ये चीज़ इशू आ रही है तो आप नॉर्मली इसका क्या सॉल्यूशन निकालते हैं कि आप अपने पीसी को अपग्रेड करते हैं या फिर रैम बढ़वाते हैं या एसएसडी को इंक्रीज करवाते हैं। So that's what we do normally to resolve that problem. But if we think from the cloud side, तो उसमें क्या है कि हम अपनी मशीन खुद से बना सकते हैं। अब ये क्या बात की मैंने कि अपनी मशीन खुद से बना सकते हैं एंड व्हाट इज वर्चुअल मशीन। तो द कॉन्सेप्ट इज कि हमें हमें पता है कि एक प्रोजेक्ट के लिए ही हमें रिक्वायर्ड है। तो व्हाई डोंट वी परचेज द होल न्यू कंप्यूटर इंस्टेड ऑफ रेंटिंग द थिंग जस्ट लाइक वी डू इन लाइब्रेरी। तो क्लाउड को समझने के लिए और ज़रूरत को समझने के लिए सबसे आसान एग्जाम्पल है लाइब्रेरी, जो कि हर स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर से ही जा रहा होता है और उसे एक अंदाज़ा होता है कि लाइब्रेरी इसको कैसे यूज़ करना है। सो व्हेन वी वेंट टू द लाइब्रेरी, अगर हमें कोई होमवर्क करना है या कोई असाइनमेंट मिला है तो वी वेंट टू द लाइब्रेरी, वी टुक आउट द बुक एंड डू द असाइनमेंट। उसी टाइम पीरियड में आप पूरा दिन भी ले लें, 4 घंटे ले लें, आप करते हैं असाइनमेंट एंड बुक को वापस रख देते हैं। ठीक है, और सेम फॉर दी क्लाउड कि अगर आपको ज़रूरत है जस्ट टू एक्सपेरिमेंट दी थिंग कि मेरी एप्लीकेशन चल रही है, डिप्लॉय हो रही है, तो उस पे भी आप सेम काम कर सकते हैं जस्ट फॉर योर हॉबी पर्पस कि अच्छा मुझे पोर्टफोलियो करना है। तो इसमें तो यूजेज भी कम है और मैं देख भी सकता हूँ कि मेरी वेबसाइट डिप्लॉय हो रही है या नहीं हो रही। मूविंग फॉरवर्ड, इसी को थोड़ा सा लाइब्रेरी वाली एग्जांपल को ही आगे लेके चलते हैं। तो वहाँ पे नॉर्मली देखा होगा कि समटाइम्स ये होता है स्पेशली इन मैथ असाइनमेंट्स जो कि आपको एंड सेमेस्टर दिए जाते हैं और लेंथी होते हैं एंड नॉर्मली आप ये चाह रहे होते हो कि मैं या तो बुक रख लूँ, अब तो चलें पिक्चर्स ले लेते हैं, बट अगर उस टाइम से पहले थोड़ा जाएं तो पिक्चर्स नहीं ली जाती थी, बुक को हम बोरो कर लेते थे फॉर 2 days या 3 days पीरियड और उसके बाद हम असाइनमेंट करते थे एंड देन उसके बाद हम रिटर्न कर देते थे। बट जो हम बोरो कर रहे थे फॉर 2 days या 3 days उसकी हम कुछ ना कुछ कॉस्ट देते हैं, लाइक वो 50 रुपीज़ हो या 100 रुपीज़ हो, बट वी आर पेइंग कि हमें ये स्पेसिफिक बुक चाहिए और हम नहीं चाह रहे हम जब असाइनमेंट करें तो कोई और भी यूज़ करे, ये डेडिकेटेड बुक हमारे पास ही हो। एंड दिस इज द सेम केस अगर ये आप लाइब्रेरी में जो कंप्यूटर्स रखे होते हैं तो दैट आर ओपन फॉर द पब्लिक के कोई भी आके यूज़ कर सकता है। बट इफ़ यू वांट के नहीं ये तो मेरे ही कंप्यूटर है और मेरे ही काम सेफ है, तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो दिस इज सेम थिंग हैपेंस इन क्लाउड। एंड इसी में अगर हम थोड़ा सा और डेप्थ में चले जाएं, अगर आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है प्रॉपरली तो आपको मल्टीपल बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी। आप डिपेंड करता है आपके रिसर्च टॉपिक पे, तो आप एक साथ 2-3 बुक्स ले रहे होगे एंड उसमें आपको पता है टाइम लगना है और हो सकता है आपको अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस करना हो, टीम वर्क रिक्वायर्ड हो, तो उसमें आप बुक को बोरो कर लोगे फॉर अ वीक और फॉर अ मंथ और उसकी जो भी चार्जेस होंगे
आप उसको वीकली दे सकते हैं या मंथली दे सकते हैं। एंड अनदर केस, अगर आपका काम मंथ से पहले ही हो जाता है तो आप उसे रिटर्न कर देंगे एंड यू डोंट हैव टू पे फॉर द होल मंथ। सेम गोज इन द क्लाउड। वो सेम कॉन्सेप्ट जो एक प्राइसिंग प्लान है, जो उसमें आपको खरीदनी नहीं पड़ रही बुक, जस्ट रेंट आउट करनी पड़ी है, सेम गोज इन दी क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में ये एक आप कह लें फीचर है क्लाउड कंप्यूटिंग का, पे एज यू गो मॉडल, कि जितना आपने यूज करना है उतना ही पे करना है। कोई कैपेक्स कॉस्ट नहीं है, अपफ्रंट कॉस्ट नहीं है कि आपको खरीदना ही पड़ेगा। आपको जितनी ज़रूरत है आप उसको रेंट कर लो, जैसी आपकी ज़रूरत हो आप वापस कर दो। तो दिस इज़ द मेन थिंग कि हमें क्लाउड की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ये तो बेसिक सी एग्जांपल थी जो हमने लाइब्रेरी की समझी। बट इफ़ यू आर डूइंग सम प्रोजेक्ट और इसमें आपको रिक्वायर्ड है कि यार मुझे पूरा मंथ चाहिए अपना सेमेस्टर प्रोजेक्ट बनाने के लिए, और अगर एफआईपी पे देखा जाए तो लैब हमें रिक्वायर्ड होती है एंड हमें मॉडल्स ट्रेन करने होते हैं। तो उसमें पॉसिबल है कि आपको मंथ एफआईपी के लिए प्रॉपर्ली चाहिए हो लैब। तो आप जाहिर सी बात है उसमें ये तो नहीं चाहोगे कि यार मेरा नुकसान हो जाए। एंड द थिंग इज कि नॉर्मली हर स्टूडेंट फेस करते हैं कि हर स्टूडेंट के पास इतना बजट नहीं होता कि वो मशीन्स ले सके या फिर अपने पीसीज को अपग्रेड कर सके। एंड एक और इशू ये आता है कि अगर लाइट जा रही है या इंटरनेट का मसला है तो आपकी प्रोग्रेस लॉस हो रही होती है या आपके मशीन में हार्डवेयर फॉल्ट आने के भी चांसेस होते हैं। तो वही चीज़ जो आप जाके दुकान से खरीदते हैं इन टर्म्स ऑफ दी लैपटॉप या फिर आपका पीसी है तो आप उसमें रैम और एड ऑन कर रहे हैं या एसएसडी चेंज करवा रहे हैं, यस। तो उसी तरह हम अपनी एक वर्चुअल मशीन बना सकते हैं। वर्चुअल मशीन का सेम कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से आप अपनी रैम एड ऑन करवाते हैं वहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आप अपना पीसी खुद से बनाओ। यू कैन ऐड दी ऑपरेटिंग सिस्टम, यू कैन ऐड दी मॉडल कि आपको इस जनरेशन की ये मशीन रिक्वायर्ड है एंड उसके बाद आपको इतनी रैम रिक्वायर्ड है। अच्छा, अब उसमें हो सकता है समटाइम्स वी डोंट नो कि क्या इतनी हो सकती है रिक्वायर्ड, तो देयर आर द टर्म्स जनरल पर्पस, डेडिकेटेड क्लाउड्स या फिर आप कह लें आइसोलेटेड क्लाउड्स। तो डिपेंडिंग ऑन योर यूजेज आप उसको देख सकते हैं और अकॉर्डिंगली उस चीज़ को आप रेंट कर सकते हैं, और जैसे ही आपकी नीड पूरी हो जाए यू कैन रिटर्न दैट थिंग। तो ये एक आप कह लें बहुत ही कंसाइज फॉर्म में एक क्लाउड का कॉन्सेप्ट है। फिर इसमें अगर हम अपने एफआईपी को ही थोड़ा सा आगे सोचें, तो अगर आपका हो सकता है एफआईपी आप करें एंड इट वेंट टू द मार्केट एंड इट स्टार्ट अर्निंग द रेवेन्यू, तो वो पर्सपेक्टिव आपका उस टाइम पे नहीं रहेगा जो कि आपका एफआईपी बनाते हुए था। यू वांट टू अपग्रेड दी मशीन्स और आप नहीं चाहोगे कि उस अपग्रेडेशन में मेरी वेबसाइट का डाउन टाइम है, मेरी वेबसाइट थोड़ी देर के लिए भी क्लोज हो, जिस वजह से मेरा कस्टमर लूज हो सकता है। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, साइड बाय साइड आप और मशीन्स बना सकते हो, उसके रेप्लिकास बना सकते हो, उस मशीन की जो आपने कॉन्फ़िगरेशंस की हैं उसकी सेटिंग्स को कॉपी करके उसी से और मशीन्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो कि हमने अंडरस्टैंड किया। अब बात करते हैं कि अच्छा हम और मशीन्स तो बना रहे हैं, तो क्या सेटिंग्स हो सकती हैं या किस तरह से वो रेप्लिकास उसी तरह से वर्क करेंगे। तो देयर आर डिफरेंट सर्विसेज इन क्लाउड जो कि आपके लोड को बैलेंस करती हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, क्लाउड अगर इन केस आपने एक लिमिट सेट की या आपने एक बजट दे दिया क्लाउड को कि भाई आपको इस बजट में रहते हुए काम करना है, बट आपका ट्रैफिक हो गया इंक्रीज किसी वजह से, आपने सेल लगाई या फिर आपने कोई ऐसा फीचर ऐड किया कि लोग आना शुरू हो गए एंड यू वाज लाइक कि अब तो मेरा डाउन हो जाएगी वेबसाइट। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ क्लाउड कि वो आपकी वेबसाइट को डाउन नहीं होना देगा, वो ऑटोमेटिकली उसमें इंक्रीजिंग करेगा, इम्प्रूवमेंट करेगा, अपग्रेडेशन ऑटोमेटिकली कर लेगा। एंड एट द एंड जब आप देखोगे कि सही है कि मेरी वेबसाइट डाउन नहीं हुई एंड एवरीथिंग वेंट वेल, तो जब आपका वो टाइम पीरियड एंड होगा नेक्स्ट डे वो आपको एक अलर्ट भेज देगा या एक मेल कर देगा कि लास्ट टाइम आपका इतना ट्रैफिक आया था, वुड यू वांट अस टू अपग्रेड योर सिस्टम। तो आपसे उस टाइम पे वो कोई पैसे नहीं मांग रहा कि भाई लास्ट डे इतना आया था अब हमें इतना दे दें। वो आपसे सच पूछेगा आपसे, देन इफ यू वांट टू डू दिस आप अपग्रेड कर सकते हो अकॉर्डिंगली। या फिर ऑटो स्केलिंग का सुना होगा सबने,
कि नॉर्मली आप अपने अकॉर्डिंग के मैक्स कितनी मशीन हो सकती है, कितना ट्रैफिक अगर आ रहा है तो आप कितने मशीन्स को रखना चाहोगे मैक्सिमम, या फिर आपकी मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट है कि ऑफ सेल सीजन या जहाँ पे आपको पता है कि एक टाइम पे यूजर्स कम होंगे। एंड दूसरा होता है एक ऑप्शन जो आपसे पूछा जाता है कि डिजायर्ड स्टेट क्या है आपकी, आप कितने रखने चाह रहे हो। ये तो हो गया कि मिन मैक्स, लेकिन आप क्या चाह रहे हो इनिशियली कि कितनी मशीन आप रहें। तो दिस इज समथिंग कि ये जो नॉर्मली हम बार्गेनिंग करते हैं या जो एक नॉर्मल हमारा ह्यूमन बिहेवियर है कि हम किसी चीज़ को लेते हुए देखते हैं चीज़ें, तो उसी के अकॉर्डिंग है। एंड द बेस्ट पार्ट कि ये सेम कॉन्सेप्ट अगर किसी को आज तक क्लाउड समझने में मुश्किल थी कि ये क्लाउड होता है क्या, तो सिंपली लाइब्रेरी को आप ऑब्जर्व करो एंड आप क्लाउड को उसी तरह से अंडरस्टैंड करो। तो यू कैन स्टार्ट लाइक दिस, सही है। अब बात आती है कि ये तो ठीक है, लेकिन कहाँ से सीखा जा सकता है, या फिर ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा इसे लेके चलना, और ये तो एक्सपेंसिव भी होगा कि हमें वर्चुअल मशीन के लिए लाजमी सी बात है अगर आप एसईओ पे मशीन बना रहे हैं या फिर एडब्ल्यूएस सीसीपी, यू नीड दी क्रेडिट, और वो क्रेडिट्स मोस्टली होते हैं डॉलर्स फॉर्म। तो वो कहाँ से आएंगे। तो इसके लिए हर क्लाउड का एक प्रोग्राम होता है, या इवन जो फ्री टियर की हमने बात की, तो अगर आपको इनिशियली कुछ भी करना है यू डोंट हैव टू पे फॉर इट, ठीक है। फ्री टियर शेयर्ड सर्विसेज होती हैं, जस्ट लाइक इन लाइब्रेरी आप कोई भी बुक निकाल के फॉर टाइमिंग यूज कर सकते हैं। लेकिन लेकिन अब हो सकता है अब AWS में ये फीचर नहीं है, आपको लाजमी डेबिट कार्ड डिटेल्स ऐड करनी पड़ती हैं, और उसमें से वो काटते आपके अमाउंट कुछ भी नहीं है, बट दे डिडक्ट $0 टू मेक श्योर कि आपने कार्ड डिटेल्स ऐड कर दी हैं। इन केस अगर वो चीज़ बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएंगे। बट जब आप खुद से कोई चीज़ कर रहे हो, आपको पता है एक टाइम पीरियड के बाद मुझे ये चीज़ बंद करनी है, तो वहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। बट यहाँ पे एज्योर की एक अच्छी बात ये है कि आप एज्योर फॉर स्टूडेंट्स को क्लेम कर सकते हो, $150 क्रेडिट आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो वो जो आपको एक परेशानी होती है या एक लगा हुआ होता है डर के अब मेरे कार्ड से पैसे कट जाएंगे, या फिर अगर मैं कोई चीज़ गलती हो गई तो नुकसान हो जाएगा, तो एज्योर में ये आपके पास एक सेफ साइट है कि अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो यू विल बी गेटिंग द फ्री क्रेडिट, और वहाँ पे आप यूटिलाइज करो। आपकी मशीन ओपन भी रह गई, आप क्लोज करना भूल गए, तो वो कॉस्ट आपके क्रेडिट से कट हो जाएगी। यू डोंट नीड टू पे फॉर एनीथिंग। तो यहाँ पे आप कहें थोड़ी सी अगर सिक्योरिटी या बजट फ्रेंडली के हवाले से देखा जाए, तो एज्योर इज मोर गुड देन AWS के। वहाँ पे आपको ये कहीं पे डर नहीं लगा रहेगा कि यार अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मेरे अकाउंट से कुछ कटेंगे पैसे। आपको ये पता है कि क्रेडिट है मेरे पास लिमिटेड और इसी में से यूटिलाइज होंगे। एंड सेम फॉर दी सर्विसेज, कि वो कुछ मिनट्स तक आपको फ्री है, उसके बाद वो आपको अलर्ट लाजमी भेजेगा कि आपको इसको कंटिन्यू रखना है, तो यू हैव टू पे फॉर इट। सो दैट्स दी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड, कि क्या ज़रूरत है और क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग। ओह दैट्स फैंटास्टिक। और हमने बहुत डिटेल में काफी सारे क्वेश्चंस एक साथ ही आंसर हो गए हैं, तो गुड हो गया। अब हम इसे इस तरह से लेके चलते हैं कि सपोज मैं जो है ना एक सेमेस्टर प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ और मैंने एक फ्लटर ऐप बनाया है, क्योंकि कंपैटिबल मैं चाहती हूँ कि वो ऐप फोन पे भी चले और मेरा जो है ना वो वेब वर्जन में भी डिफरेंट क्रॉस प्लेटफॉर्म हो बेसिकली। अब मैं उसको जो है ना वो एजियोर के ऊपर सपोज कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास $150 की क्रेडिट्स हैं, तो मैं उसे एज़्योर पे जो है ना वो होस्ट करना चाहती हूँ। तो अब इसका प्रोसेस क्या होगा और मुझे क्या अभी सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे अभी नहीं पता कि एज़्योर पे किस तरह से वर्क करना है। मैं बिल्कुल एक ज़ीरो पॉइंट पे हूँ। तो अब मुझे किस तरह से इसको लेके चलना है, हम एक एग्ज़ाम्पल से लेके चलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे बात की फ्लटर की, तो जो फ्लटर है और मोबाइल एप्लीकेशंस हैं वो डिफरेंट तरह से आपकी, मतलब उसमें वो डिप्लॉयमेंट नहीं होती, उसमें आपको प्ले स्टोर पे जाके रजिस्टर करनी पड़ती है। तो मोबाइल ऐप इस थोड़ा सा डिफरेंट उसका प्रोसेस, वहाँ पे प्ले स्टोर आपका यूज हो जाता है। एंड वहाँ पे आपको मतलब एज्योर की उस तरह से डिप्लॉयमेंट में नीड नहीं है। बट डेफिनेटली अगर आप इसी चीज़ को रिएक्ट के एक्सपेक्ट से देखें, या फिर आप पाइथन या कोई भी आपकी ऐसी एप्लीकेशन फुल स्टैक एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, ताकि वो अंडरस्टैंडेबल इजी हो जाएगी, क्योंकि मोबाइल ऐप इज लिटिल डिफरेंट, तो उसका प्रोसेस डिफरेंट है। अ, अगर हम इसमें बात करें कि आपकी फुल स्टैक एप्लीकेशन है और आपको डिप्लॉय करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जा सकते हैं एज्योर फॉर स्टूडेंट्स पे।
फर्स्ट स्टेप, आप जाएं वहाँ, आप अपनी यूनिवर्सिटी अपनी डिटेल्स ऐड करें, अपनी यूनिवर्सिटी ईमेल एड्रेस को ऐड करें एंड सबमिट योर डिटेल्स। आप जैसे ही डिटेल्स सबमिट करेंगे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा एंड यू गेट दी $150 क्रेडिट। अब यहाँ पे हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन हो कि हमारी यूनिवर्सिटी तो ईमेल एड्रेस प्रोवाइड नहीं करती, तो उस केस में क्या किया जाए? तो उस केस में फिलहाल वो आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप उसको यूज़ कर सकें। उसके लिए ये हो सकता है कि जो कम्युनिटीज़ हैं आपकी यूनिवर्सिटी में, एमएलएसए की कोई ना कोई कम्युनिटी होगी, अब अपने अम्बेसडर को रीच आउट करें या उस कम्युनिटी के लीड को रीच आउट करें कि आई वांट टू एक्सप्लोर दिस थिंग, आप काइंडली मेरे लिए अरेंज करें। सो द बेस्ट पार्ट ऑफ द कम्युनिटीज, वो कम्युनिटीज कैन रिक्वेस्ट डायरेक्टली टू द माइक्रोसॉफ्ट एंड गिव यू दी $150 क्रेडिट, जो कि 3 मंथ या 1 मंथ के लिए वैलिड होते हैं। तो यू हैव इनफ टाइम कि आप उस सेमेस्टर प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करके एंड सबमिट करा सको। तो दिस इज द थिंग। बट अगर फ्लटर को देखा जाए तो फ्लटर की, क्योंकि वो गूगल टेक्नोलॉजी में आ जाती है, तो उसका थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन अगर वहाँ पे हम कोई ऐसा फीचर डालना चाह रहे हैं, जैसे अगर आईओटी सर्विसेज है कि वो डिटेक्ट करके क्लाउड पे चीज़ को लेकर जाए, तो वो पॉसिबिलिटी है कि उसको डिटेक्ट करेगी, डिटेक्ट करने के बाद उसकी डिटेल्स को क्लाउड पे भेजेगी। तो वो चीज़ है, लेकिन अगेन अगर हम उस पे उससे समझते हैं ना, तो प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा फॉर दी बिगनर, कि उसमें चीज़ें थोड़ी सी आपकी बड़ी आती हैं एंड उसकी टेस्टिंग थोड़ी डिफरेंट होती है। तो वेब पे लेके चलते हैं ताकि हर कोई हर तरह की ऑडियंस हमारी अंडरस्टैंड कर सके। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, पहला स्टेप आपको क्लियर है कि $150 आपने कर लिए। अब इसके बाद हमने डिप्लॉय करना है। तो अब डिप्लॉय करना है तो अब पहले तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, इतनी सारी सर्विसेज शो हो रही हैं, तो हमें कौन सी यूज़ करनी है? तो आप सिंपली सर्च करो वेब। वेब लिखेंगे तो आपके पास दो सर्विसेज शो हो जाएंगी, स्टैटिक वेब ऐप एंड ऐप सर्विसेज। अब यहाँ पे कौन सी यूज़ की जाए? तो स्टैटिक से आपको समझ आ रहा है, स्टैटिक इज समथिंग जहाँ पे सिर्फ कंटेंट होगा, नथिंग इज डायनामिक। तो अगर वो आपका एफआईपी प्रोजेक्ट है तो वहाँ पे आप स्टैटिक के साथ नहीं जाएंगे, आप जाएंगे ऐप सर्विसेज के साथ। ऐप सर्विसेज के साथ जाएंगे तो वहाँ पे बात आती है कि हमें एपीआई भी रिक्वायर्ड होगी, हमें एपीआई ऐप भी रिक्वायर्ड हो सकती है। अच्छा, एपीआई ऐप से क्या रिक्वायर्ड है कि आपको बैक एंड से कोई चीज़ लेकर आनी है, या आप चाह रहे हो कि बैक एंड बिना इस तरह से डिप्लॉय हो जाए कि वो एज अ एपीआई वर्क कर सके। मतलब सेपरेटली मुझे दोनों काम ना करना पड़े कि मैं पहले बैक एंड को डिप्लॉय करूँ एंड देन उसके बाद एपीआई बनाऊँ। तो देयर इज एन ऑप्शन इन एज़्योर सर्विसेज कि आप एपीआई ऐप बना सकते हो। एंड इट साउंड्स लिटिल न्यू टू एवरीवन कि ये एपीआई ऐप होती क्या है। मतलब आज तक तो सुनी नहीं एपीआई ऐप की तरह कैसे कर सकती है। तो अगर आप जाओ एज़्योर पे एंड सर्च करो एपीआई एप्लीकेशन, तो वहाँ पे सेम जिस तरह से आप अपनी नॉर्मल वेबसाइट डिप्लॉय कर सकते हैं, सेम आप अपने बैकएंड को डिप्लॉय कर सकते हैं। वहाँ पे आप रन टाइम सेलेक्ट कर लें। रन टाइम सेलेक्ट सेलेक्ट करने के बाद वहीं पे आपके पास ऑप्शंस होंगे, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, और आपके पास शेयर्ड वाले, शेयर्ड और हॉबी पर्पस। तो आप उसके अकॉर्डिंगली इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। एंड दी बेस्ट पार्ट, वो जैसे ही डिप्लॉय होगी आपको अलग से एपीआई नहीं रिक्वायर्ड, आप उसके सिंपली यूआरएल को कॉपी कर लें एंड यूज दैट यूआरएल एज योर एपीआई। सो दैट इज समथिंग लाइक रियली इंटरेस्टिंग थिंग कि आपको पूरी तरह से कम टाइम है आपके पास एंड यू वांट कि यार ये काम जल्दी से हो जाए। नॉर्मली मैंने स्टूडेंट्स को देखा है इस पार्ट पर आके मोस्टली गॉट कंफ्यूज कि आप क्या करना है। तो दिस इज समथिंग कि आप इजीली इसको कर सकते हैं एंड आप फ्रंट एंड आप अलग से डिप्लॉय करना चाह रहे हो वो भी पॉसिबल है। तो आप ऐप सर्विसेज पे जाएंगे, उसमें भी सेम काम आप करेंगे कि आप उसमें जाके अपनी सारी डिटेल्स ऐड करें एप्लीकेशन की अकॉर्डिंग टू योर नीड कि आपको कितने टाइम पीरियड के लिए रिक्वायर्ड है। तो आप वहाँ पे चीज़ों को अकॉर्डिंगली डिप्लॉय कर सकते हैं एंड सिंपली अपने फ्रंट एंड में जो आपने बैक एंड की एपीआई ऐप बनाई है उससे कॉल करा सकते हैं। तो दैट्स हाउ दिस थिंग्स गेट सिंपलर। अगर हमें पता हो तो हमारे एफआईपी जो हम एक परेशान होके घूम रहे होते हैं कि भाई अब किससे पूछें क्या करें, या फिर इसको गेटअप से पूरा गेट कर लेते हैं, और वो उठा तो लेते हैं लोग लेकिन उसको उसके अकॉर्डिंगली बना नहीं पाते। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि आप अगर खुद से करना चाह रहे हो और आप चाह रहे हो कि इन द एंड ऑफ द ईयर यू हैव सम एक्सपर्टीज, तो यू शुड एक्सप्लोर द क्लाउड कंप्यूटिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या पर्क्स हैं जो कि आपके काम को और आसान कर रहे हैं। सही हो गया। तो ये तो एक चीज़ हो गई, हमने देख लिया कि बैक एंड के अकॉर्डिंग इजीली हो जाएगा।
अब बात आती है आपकी डेटाबेस की है, तो फिर अब क्या होगा। तो अगर हम एज्योर ऐप सर्विसेज पे जाएं तो तीन ऑप्शंस आपको बाय डिफॉल्ट दे रहा होता है। एक तो सिंपल ऐप सर्विस कि आपको सिर्फ फ्रंट एंड डिप्लॉय करनी है। सेकंड यू हैव ऐप सर्विसेज प्लस डेटाबेस। एंड थर्ड इज वर्डप्रेस विद ऐप सर्विस। तो अगर कोई वर्डप्रेस यूजर है तो वो भी सिंपली एज्योर पे डिप्लॉय कर सकते हैं एप्लीकेशन। एंड डेटाबेस है आपकी, तो आप डेटाबेस को भी कनेक्ट कर सकते हैं एज्योर पे। अब उस पे आप सेम जो हमने जो एक बेसिक डिटेल्स ऐड करनी है वो तो आपकी एप्लीकेशन की डिटेल्स वैसे ही जाएंगी डेटाबेस पे। यू हैव टू ऑप्शंस कि आप इंपोर्ट कर लें या विद इन एज्योर ही अपनी डेटाबेस क्रिएट कर लें। आइदर इट इज एसक्यूएल या फिर नो एसक्यूएल, आप सिंपली वो काम भी कर सकते हैं। तो दिस इज अ प्लेटफॉर्म, आप कह लें कि एक आपकी मैनेजमेंट है, कंट्रोल मैनेजमेंट, जहाँ पे एक स्क्रीन पे आप मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। और अगर इसी को आप देखना चाहो कि अच्छा ये तो हो गई बात डिप्लॉयमेंट की कि हमें कोड भी तो करना है। कोड करते हुए एक और मसला ये आता है कि अगर हम ग्रुप ऑफ 4 है तो एंड एवरीवन इज डूइंग दी वर्क ऑन देयर पीसी, तो जब वो कोड के पार्ट्स को कनेक्ट किया जाता है चंक्स को, वो वर्क नहीं करते प्रॉपरली। तो दिस इज द मेजर इशू कि ये तो हर सेमेस्टर का है। हमने एफआईबी का एक्सपेक्टेड डिस्कस कर लिया, वो तो चलने ऑप्शनल हो गया, आप अपने पीसी पे भी दिखा सकते हैं और उससे प्रेजेंट कर सकते हैं। बट द थिंग इज कि अच्छा अब इस केस में क्या किया जाए, इसका भी कोई सॉल्यूशन है या फिर इसका अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं है। सो वी हैव दिस सॉल्यूशन कि गिटहब का सबको आइडिया है कि गिटहब पे हम नॉर्मली पोर्टफोलियो बनाने के लिए हमने आजकल किया हुआ है ट्रेंड कि भाई गिटहब पे तो हमारी एक टेक्स्ट पोर्टफोलियो बनती है, वो लाजमी बनती है। बट गिटहब के और भी फीचर्स हैं, जैसे आप गिटहब पे रेपो ऐड करो, या चलें आप रेपो अपलोड करने की भी जरूरत नहीं, और काम आसान हो गया। यू डोंट नीड गिट, आपको वर्जन कंट्रोल की भी फौरन ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली जाओ रेपो क्रिएट करो एंड कनेक्ट विद कोड स्पेसेस। अच्छा, अब कोड स्पेसेस से कैसे कनेक्ट होगा, तो आप सिंपली वहां पर देख सकते हैं कोड का ऑप्शन होता है ग्रीन कलर का, तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, कोड स्पेसेस जाना है, स्टार्ट कोड स्पेसेस कर दीजिए। वंस द कोड स्पेसेस इज क्रिएटेड, अब आपका जो पूरा कंप्यूटर है इट गॉट शिफ्टेड टू द ब्राउजर। अब वहां पे जितनी एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करनी है, जितना हैवी कोड लिखना है, तो वो आप लिख सकते हैं। इवन द बेस्ट पार्ट, यू डोंट नीड टू इंस्टॉल द नोड जेएस या फिर फ्लास्क या फिर आप कोई भी फ्रेमवर्क यूज करना चाह रहे हैं। यू डोंट नीड टू वरी कि ये पहले मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा, पाथ जाके सेट करना पड़ेगा, फिर वो चलेगा नहीं तो सेटिंग्स में फिर जाके देखना पड़ेगा। तो ये जितनी सारी परेशानी है ना, वो कोड स्पेसेस आपका हल कर देता है और ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेता है और अकॉर्डिंगली उसको रन कर देता है। तो ये तो हो गया, हमने कोड स्पेसेस पे काम कर लिया, बट गिटहब पे सेव भी तो करना है वो काम। तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है सोर्स कंट्रोल का, आप सोर्स कंट्रोल पे जाएं, थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि कमिट एंड पुश क्या होता है। सही है, यू हैव टू कमिट अ मैसेज कि अच्छा मैंने ये काम कर लिया है, मुझे बताना है अपने दोस्त को कि भाई मैंने ये एक काम कर लिया है, या होम पेज इज रेडी। तो आप एक कमेंट मैसेज डालोगे एंड गेट एंड पुश कर दोगे। अच्छा, वहाँ पे आपको कमांड नहीं लिखनी, जस्ट हैव टू सेलेक्ट द ऑप्शन गेट एंड पुश एंड दैट विल बी कमिटेड टू योर गिटहब रेपो। सही है, तो इस तरह से आप प्रॉपरली अपनी एप्लीकेशन को एक ब्राउजर पे रहते हुए ही पूरी बना सकते हैं एंड डिप्लॉय कर सकते हैं। अनदर थिंग कि अगर आप चाहे हो विजुअल स्टूडियो से डिप्लॉय करना, तो कोड स्पेसेस इज बेसिकली विजुअल स्टूडियो। तो वहाँ पे आप एजियोर के एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लो और वहीं से आप डायरेक्टली डिप्लॉय कर दें, जैसे नेटलिफाई पे लोगों ने किया होगा मोस्टली। तो उसी की तरह है, बस आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है, कनेक्ट करना है एंड दैट्स इट। एंड एक और अच्छी बात यह है कि अगर एक ग्रुप मेंबर ने उसमें एक्सटेंशन इंस्टॉल की है और वो किसी और को भेज रहा है, तो उसको जस्ट रेपो ओपन करनी है, कोड स्पेसेस पे जाना है एंड इजीली रन दी कोड एंड सी के क्या रिजल्ट आ रहे हैं। तो दिस इज समथिंग यूज केस ऑफ द क्लाउड, जो कि एक मोस्ट कॉमन यूज केस है, जिसको हम यूज कर सकते हैं अपनी कोडिंग के टाइम पे या प्रोग्रामिंग करते हुए या कुछ भी डेवलप करते हुए। फिर उसको हम आप कह लें, एक और चीज़ है उसमें कि आप गिटहब को पायलट भी यूज कर सकते हैं। अब गिटहब को पायलट पे क्वेश्चन आएगा कि को पायलट तो पेड है, को पायलट हम कैसे यूज कर सकते हैं। सो अनदर थिंग, हियर इज अ गिटहब प्रोग्राम, गिटहब फॉर स्टूडेंट्स पैक। वहाँ पे आप जाएं, सिंपली अपनी ईमेल ऐड करें और वहाँ से क्लेम कर लें गिटहब फॉर को पायलट फॉर फ्री। सही है, फिर वही वाली बात, ये ईमेल नहीं है। सो देयर एवरीथिंग, सबके लिए कुछ ना कुछ मौजूद है वहाँ पे।
तो आपको वो 30 डेज या फिर वो 60 to 90 डेज का भी ट्रायल मिल जाता है। तो यू हैव दी इनफ टाइम कि आप मोस्ट दी पार्ट आप कवर कर लो कोपायलट से। एंड ये भी है कि नॉर्मली क्या होता है कि हम छोटे छोटे फीचर्स बनाने के लिए खुद से कर रहे होते हैं काम। आप सिंपली उसे एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट लिख के दें कि आई वांट टू बिल्ड अ कॉन्टैक्ट पेज। सही है। अब वो कॉन्टैक्ट पेज आपको बिल्कुल एचटीएमएल का देगा, बट इफ यू ऐड के यू मेक दी सिंपलिस्टिक स्टाइल एंड मेक इट डायनेमिक, तो रिस्पॉन्सिव भी अच्छा वो समटाइम्स रिस्पॉन्सिव नहीं होता। यू हैव टू आल्सो ऐड के मेक दी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव, तो अकॉर्डिंगली कोड भी कर देता है। तो जो आप छोटी छोटी चीजें होती हैं और हम उसमें बहुत टाइम लगा रहे होते हैं, तो वो काम भी आपका आसान हो जाएगा विद इन वन फ्री। एंड सेम दी प्रोसेस कि आप कमिट करेंगे एंड पुश करेंगे। दैट्स परफेक्ट। दैट्स डिटेल्ड, बहुत ही डिटेल में हमने चीज़ों को कवर किया है कि हम किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। और आई थिंक ये चीज़ मेंशन करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम जैसे ही हम अपने सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स उसमें अगर हम ये टेक्नोलॉजीज यूज़ करना स्टार्ट कर दें, इन्हें एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दें, तो एट द एंड जब हम एफएफबी पे फाइनल ईयर में आते हैं या हमने जब हम जॉब के लिए जाते हैं, तो एटलीस्ट हम बता सकते हैं या अपनी सीवी में ऐड कर सकते हैं कि मैंने जब सेमेस्टर प्रोजेक्ट बनाया था, तो मैंने ये चीज़ें जो है ना वो ये टेक्नोलॉजीज उसमें जो है ना वो यूज़ की थी। तो इट्स वेरी गुड इम्पैक्ट इन योर ओवरऑल पोर्टफोलियो ऑल्सो। दैट्स फैंटास्टिक। मैंने भी अब जब हम लोग की एमएनएसए में हम आते हैं, तो हम लोग को भी स्टैटिक वेब ऐप का जो है ना वो कहा जाता है कि आप स्टैटिक वेब ऐप अपनी जो पोर्टफोलियो है उसको स्टैटिक वेब ऐप के ऊपर जो है ना वो एज़्योर के ऊपर करें। तो वहाँ से जो है ना मैंने थोड़ा बहुत देखा था कि एज़्योर पे किस तरह से काम करना है। लेकिन अब हमारा यही हो रहा था कि हमने एक लाइक हमारे ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टीचर थे, उन्होंने ये हमें कहा था कि अब आपने जितने भी कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है तो उसे क्लाउड कंप्यूटिंग पे लेकर जाना है। तो अब हम लोग जो थे वो अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना वो परेशान हो जाते हैं कि अच्छा हमने तो अभी सीखा ही नहीं है, अब हम कैसे करेंगे, ये कहते हैं। तो मैं उनको ये कह रही हूँ तो कि इट्स ईज़ी। हमें सिर्फ 1 वीक लगेगा, हम इसे थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे और ये हो जाएगा काम। इट्स नॉट समथिंग कि इट्स इम्पॉसिबल और समथिंग लाइक जो कि हमें 1 मंथ चाहिए सीखने के लिए या समझने के लिए। इट्स ईज़ी, वी कैन गेट टू इट, जस्ट इट्स जस्ट अबाउट क्यूरियोसिटी, जो कि हमने लास्ट में भी पॉडकास्ट में डिस्कस की थी कि हम जितना हम इस पे क्यूरियस होंगे उतना बेहतर है जो है ना हम इस पे परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, हम इससे बात कर लेते हैं आपके एक्सपीरियंस के ऊपर भी। आपने सिस्टम लेवल में एज़ अ क्लाउड इंजीनियर काम किया हुआ है। तो वहाँ पर पहले हम जर्नी की बात कर लेते हैं कि आपने क्या-क्या सीखा हुआ था? हाउ डिड यू गेट द जॉब? And what did really what are the responsibilities in that job? सही है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस वो तो हमने डिस्कस कर लिया था कि हाउ आई वेंट टू दी सिस्टम्स लिमिटेड। तो जो मुझे बेसिक आइडिया था वो इतना मुझे आइडिया था कि अच्छा डिप्लॉयमेंट किस तरह से हो सकती है, हम CI/CD पाइपलाइंस कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एंड बेसिक सर्विसेज। आई हैवंट क्रिएटेड एनी वर्चुअल मशीन बिफोर। ये वर्चुअल मशीन मेरे जहन में एक कॉन्सेप्ट वही जो एक कह लें नॉर्मली हर स्टूडेंट के जहन में होगा कि वो चीज़ें तो एक इंडस्ट्री में ही यूज हो सकती हैं या एज अ स्टूडेंट उस चीज़ की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो इंटरव्यू जो था वो मेरी प्रीवियस कॉन्ट्रीब्यूशंस पे था। एंड दी रोल इज बेसिकली लाइक कि जो ऑपरेशंस हैं क्लाउड ऑपरेशंस उससे मॉनिटर करना है एंड रिपोर्ट्स बनानी है कि एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। एंड जो बेसिकली द प्रोजेक्ट जो था फर्स्ट जो मेरी टीम थी वो थी नॉक टीम। तो नॉक टीम इज बेसिकली कि वो क्लाइंट साइड जाती है एंड कॉन्फ़िगर द डाटा सेंटर, and for the backup they are using any cloud provider, either it is AWS या फिर Azure। तो इसी तरह से था कि नॉर्मली जब भी कोई अपग्रेडेशन या पैचिंग एक्टिविटी होती थी तो दे विल शिफ्टेड ऑल द ट्रैफिक टू दी क्लाउड। अब क्लाउड पे मेक श्योर करना होता था कि पहली चीज़ डिजास्टर रिकवरी एक होती है। तो डिजास्टर रिकवरी ऑलवेज अप, जो कि आप कह लें काइंड ऑफ एक इन्वायरमेंट था कि इफ इन केस समथिंग वेंट रॉन्ग वो ऐसा ना हो कि एक सेकंड भी लैग हो, सारे डेटा उस पर रेप्लिकेट हुआ हुआ। सेकंड थिंग कि उसको किस तरह से मैनेज करना है। आप कह रहे हैं इसमें माइग्रेशन का भी थोड़ा मैंने सीखा कि माइग्रेशन कैसे पॉसिबल है। एक प्राइवेट क्लाउड है, क्योंकि नॉर्मली जो हमने जो अभी तक चीज़ें डिस्कस की दैट इज़ अ पब्लिक क्लाउड, बट प्राइवेट क्लाउड इज समथिंग दैट कि उस पर आपको कंपेटेबल करना है अपने डाटा सेंटर के साथ। कि अगर ऐसा नहीं कि वहाँ लिनक्स कर लिए तो आप यहाँ पे विंडोज़ का कोई सर्वर लगा दोगे, वो चीज़ पे रन ही नहीं कर पाएगी। तो ये चीज़ पहले तो मैंने अंडरस्टैंड की कि अच्छा कि वहाँ पे डाटा सेंटर पे काम हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो ये सोचे बगैर प्रोडक्शन पे लग जाते हैं, या फिर जो नॉर्मली हम देखते हैं कि डाटा सेंटर्स में आपने कोई तार ऐसे ही निकाल दिया। तो इट इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड कि हर कोई नहीं जा सकता जिसके पास अथॉरिटी नहीं है। सही है।
हम वहां पे बैठ के पहले तो मॉनिटर करते थे। अब पहली चीज ये है कि कोई भी जाएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, इतनी बड़ी मशीन्स हैं किस तरह से चल रही हैं, उस पूरे प्रोसेस को समझने में ही आप कह लें मुझे 1 महीना पूरा लग गया कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, काम क्या है, वर्कफ्लोज कैसे हैं, और जो नॉर्मली आर्किटेक्चर डायग्राम बनती है, तो वहां पे मुझे समझ आया कि इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। कि नॉर्मली तो हम डायरेक्टली कहते हैं कि बस हमें वेबसाइट बनानी है, चलो स्टार्ट करते हैं, एंड देन इसको गिटहब पे डिप्लॉय कर देंगे, गिटहब पे ऐड करके डिप्लॉय कर देंगे, सही है, हम कोई प्लान आउट नहीं करते। बट वहाँ पे कोई भी चीज़ करने से पहले आर्किटेक्चरल डायग्राम को खोला जाता था, उसे देखा जाता था कि अच्छा ये हमारा करंट स्ट्रक्चर है, अगर हम इसे ऐड ऑन करेंगे तो इससे क्या इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो मशीन के सामने तो खड़े होकर वो चीज़ कर नहीं सकते। इतने सारे आपके सर्वर्स लगे हैं, इतनी सारी आपकी राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, तो उस सब चीज़ों को समझने के लिए ना वो आर्किटेक्चरल डायग्राम का एग्जैक्ट मुझे फायदा समझ आया कि आर्किटेक्चरल डायग्राम होती क्या है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब वहाँ पे मैंने सीखा नहीं कि वो बनाते कैसे हैं, लेकिन जब मुझे उसे रीड करना आ गया, या आप कह लें उसका मकसद समझ आ गया कि इसको कैसे कर रहे हैं, या अगर हम, अच्छा अब वहाँ पे अगर आप किसी पार्ट को रिप्लेस भी कर रहे हैं तो उसके लिए आपने कोई ना कोई सेकेंडरी लिंक का ऑप्शन रखा होता है, तो वहाँ पे वो विजुअलाइजेशन आसान हो जाती है कि वो काम हो कैसे रहे। तो वहाँ से आप कह लें जर्नी स्टार्ट हुई, और वहाँ से मुझे पता चला कि अच्छा बैकअप हो रहे तो वो वर्चुअल मशीन पे जा रहे हैं। तो उस टाइम मैंने सुना हुआ तो था, बट फिर वहाँ पे पता चला कि अच्छा वर्चुअल मशीन होती क्या है और काम क्या करती है, पर्पस क्या होता है। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और जब तक मैंने इसको अंडरस्टैंड किया तो मेरी इंटर्नशिप अबाउट टू एंड थी, तो मैंने एज़्योर फंडामेंटल्स की सर्टिफिकेशन की। फिर मैंने, मेरी कोशिश थी कि भाई अब ये चीज़ मैंने स्टार्ट कर ली, मुझे समझ आना शुरू हो गई है, तो आई शुड नॉट स्टॉप हियर, मैं इसको कंटिन्यू रखता हूँ। तो विद इन अ मंथ आई डिड एन एज़्योर फंडामेंटल सर्टिफिकेशन, और जब सर्टिफिकेशन की तो ट्रस्ट मी बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। लोड बैलेंसर का क्लियर हो गया, ऑटो स्केलिंग क्लियर हो गई। अब लोड बैलेंसर अगेन, नॉर्मली तो ये हम वर्चुअल लोड बैलेंसर की बात कर रहे होते हैं क्लाउड पे, बट वहाँ पे एक प्रॉपर डिवाइस होती है जो कि लोड बैलेंस कर रही होती है डाटा सेंटर में। तो उस चीज़ को जब वो अंडरस्टैंड हुई ना, तो आई वांट कि मैंने जो सीखा है ना अभी, अब मैं इसको कंटिन्यू करूँ, क्योंकि वो 2 मंथ इसी चीज़ में गुजर गए कि चीज़ें हो कैसे रही हैं, करते क्या हैं। क्योंकि मोस्टली इंटेंट का यही एक कह लें दुख होता है कि हमें हैंड्स ऑन नहीं करने दिया जा रहा। हैंड्स ऑन आपको इनिशियली इसलिए भी नहीं करने दिया जा रहा होता, यू डोंट नो कि चीज़ें चलती कैसे हैं, आप बिल्कुल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ के आ रहे हो, और आपसे थोड़ी सी गलती हुई वहाँ पे फिर बिजनेस लॉस हो जाएगा। तो उस एक्सपेक्ट से अंडरस्टैंड हुआ कि 2 मंथ्स में बस ये समझ आया कि काम होता कैसे है, चीज़ें चलती कैसे हैं, ठीक है। अब जब वो इंटर्नशिप एंड होने पे आई, तो हर जहाँ पे मेरे ख्याल से हर इंटर्न ये चीज़ को नहीं कंसिडर करता कि मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। दे आर लाइक ठीक है इंटर्नशिप थी, इट्स गोइंग टू कंप्लीट एंड दैट्स इट। तो दिस इज अनदर थिंग जो कि मैंने सीखी कि भाई प्रोग्रेस करनी पड़ती है, आपको खुद से बोलना पड़ता है नहीं मुझे करना है कंटिन्यू। हो सकता है उस डिपार्टमेंट में ना हो, कहीं ना कहीं तो वैकेंसी होती है। तो इसी तरह जब मैंने वो चीज़ की, तो एक दूसरे डिपार्टमेंट में क्लाउड इंफ्रा सर्विसेज में मैंने देखा कि एक इंटर्नशिप की ऑफर आ रही है, तो वहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया। अब फ़ायदा क्या हुआ, मैं उसी ऑर्गेनाइजेशन में था, बस डिपार्टमेंट चेंज करना था। तो थिंग्स गॉट ईजी फॉर मी, इंस्टेड के मैं बिल्कुल ज़ीरो से अप्लाई करता और वो फिर हो सकता है मिस आउट हो जाती या ऐसा कॉल ही नहीं करता। बट डायरेक्टली उन्होंने मेरे मैनेजर से मेरा फीडबैक लिया, एंड उन्होंने मुझे इंटरव्यू कॉल कर ली कि आप आ जाओ, हम ऑनलाइन ही इंटरव्यू कर लेते हैं आपका कंटेक्ट। तो उन्होंने चीज़ें पूछी कि अच्छा आपने क्या क्या सीखा है, एंड सम रिपोर्टिंग, तो लग रहा होगा कि यार कोई बात ही नहीं होती, मतलब आप जो नॉर्मली हेल्थ चेक कर रहे होते हैं या मॉनिटरिंग, या आप सिर्फ सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं बेसिक सा, कि ये इशू रिजॉल्व हुआ है और आप एस्केलेट कर रहे हो, तो इट साउंड्स लाइक वेरी सिंपल कि ये तो कोई भी कर सकता है। बट उस प्रॉब्लम को समझना, उसकी सीवियरिटी को समझना कि वो कितना अहम है, तो वो चीज़ें मैं अंडरस्टैंड करके मूव करके दूसरे डिपार्टमेंट में, एंड क्वेश्चंस वर द सेम जो कि मैंने बताया। मोस्टली यही थे कि वर्चुअल मशीन का क्या कॉन्सेप्ट है। अच्छा वर्चुअल मशीन में कर रहा हूँ, लेकिन पहले इसको भी समझना जरूरी है कि वर्चुअलाइजेशन आई कैसे। हमने इतनी सारी बातें कर ली, ये हमने डिस्कस नहीं किया कि ये वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया कैसे।
तो दिस इज समथिंग अमेजिंग कि भाई नॉर्मली क्या होता है कि आपकी कोई भी मशीन है, तो वो मशीन पे चीज़ें चल रही हैं, सही है। अगर आप 90s में जाएं तो नॉर्मली आपके कंप्यूटर पे कोई चीज़ चल रही है, अब वो हार्डवेयर फॉल्ट आया, आपने चेंज की वो डिवाइस, अब वो आपकी कोई भी गेम नहीं चल रही उस पे, वो सपोर्ट नहीं कर पा रही, या फिर आपका जो आपने काम किया था प्रीवियसली प्रोग्राम्स बनाए थे वो रन ही नहीं हो पा रहे। तो दिस इज समथिंग अ सीरियस इशू जो कि फिगर आउट हुआ कि हमें वर्चुअलाइजेशन की ज़रूरत है, कि एटलीस्ट देयर शुड बी सम लेयर ऑन दी हार्डवेयर, कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम इज मोर इजी टू अंडरस्टैंड, कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट हो जाए हार्डवेयर से। once the operating system is independent for the hardware, आपको कोई मसला ही नहीं होगा, आप इजीली हार्डवेयर रिप्लेस कर दो, देयर इज अ लेयर बिटवीन योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर। तो आपको अगर हार्डवेयर चेंज करना पड़े, फॉल्टी हो रहा है, तो आपको कोई उस तरह से इशू फेस नहीं होगा कि आपका पूरा काम रुक जाएगा। एंड अनदर बेनिफिट इज कि आप एक ही मशीन पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को एड ऑन कर सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट जो कि वर्चुअलाइजेशन का था, कि वर्चुअलाइजेशन स्टार्ट हुई, हम एक स्टेप आगे निकल गए थे, तो ये समझना पहले ज़रूरी है कि वर्चुअलाइजेशन स्टार्ट क्यों हुई है। तो मेजर इशू यही था कि हमने तो बेसिकली सिंपल सी एग्जांपल से देखा सेमेस्टर प्रोजेक्ट, बट इन टर्म्स ऑफ द इंडस्ट्री इस चीज़ की एवोल्यूशन जो आई है वो वर्चुअलाइजेशन से आई। कि मोस्टली टाइम्स ये होता था कि आप हेड से बैठे हो सारा कोड करने, या उस सपोर्ट प्लेटफॉर्म के लिए आप करो, या आप अगर इसी चीज़ को देखें तो मोबाइल्स में ही होता है नॉर्मली। मोबाइल में कोई अपडेट आती है, एंड्रॉइड का कोई नया वर्जन आ जाए और आपके पास पुराना मोबाइल है, तो आपकी चीज़ें नहीं चल रही होती, या मसला कर रही होती हैं, या हैंग कर रही होती हैं। तो दैट्स द रीज़न। तो इस तरह से वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया, और ये वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट तीन चीज़ों में आया। एक आया आपका कंप्यूटेशनल में, एक आया आपका नेटवर्किंग में, एक आया स्टोरेज में। तो ये तीनों चीज़ें क्योंकि मोस्टली यूज़ की जाती हैं, और इसके बगैर हर ऐप को या हर सॉफ्टवेयर को इसकी रिक्वायर्ड है, तो इन तीनों चीज़ों को वर्चुअलाइज किया गया एंड अकॉर्डिंगली इस पे काम स्टार्ट हुआ। एंड फिर वो चीज़ क्लाउड पे मूव ऑन की गई, और फिर उसके बाद कंटेनर्स का जो कॉन्सेप्ट है, वो एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है कि वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और जो भी आपके सॉफ्टवेयर हैं या एप्स हैं उसको भी इंडिपेंडेंट कर देता है। तो दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि क्लाउड का आता है। और ये इसलिए भी आसान है कि अब हर किसी के पास मोबाइल फोन हैं, तो हर कोई ही ये चीज़ फेस करता है। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये शुरू में हमें डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन ये आपके क्वेश्चन से मुझे याद आ गया कि ये चीज़ पहले क्लियर हो जाए। तो ये चीज़ मुझसे इंटरव्यू में पूछी गई, क्योंकि दिस इज द बेसिक कि क्यों आए हम क्लाउड पे, एंड देन फिर वो फर्दर वर्चुअल नेटवर्क क्या होता है, एंड उसमें फर्दर फायरवॉल्स कैसे सेटअप होती हैं, उस तरह की हमने चीज़ें डिस्कस की। एंड फिर मैंने अपनी इंटर्नशिप कंटिन्यू की, और विद इन 2 to 3 months ऑफ इंटर्नशिप आई ऑफर्ड अ ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग। तो इस तरह से आप कह लें लेवल अप हुआ मेरा, कि मैंने इंटर्न से स्टार्ट किया और एफर्ट की। अब जाहिर सी बात है, अब नया प्रोजेक्ट है, नई चीज़ें, तो टाइम लगता है समझने में। तो एक और चीज़ हम मिस आउट करते हैं, हम नोट्स नहीं बनाते। तो आई स्टार्ट मेकिंग दी नोट्स, कैसे इस प्रोजेक्ट की ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये चीज़ ऐसे चलती है, इसकी ये डिफरेंसेस हैं। लेकिन मज़े की बात ये है, जब मैं दूसरी टीम में दूसरे डिपार्टमेंट में आया, वहाँ पे क्लाउड ही चेंज हो गया। एज्योर से वो शिफ्ट हो गया आईबीएम। अब आईबीएम इज कम्प्लीटली डिफरेंट, उसकी टर्मिनोलॉजी इज डिफरेंट। एंड वो प्रोजेक्ट और बड़ा था, उसमें मिडल वेयर भी है, और वो बेसिकली एप्लीकेशन एएमएस पे था। तो वो एक और ही चीज़ आ गई, मतलब आप कह लें कि मैं समझ रहा था कि मैंने सीख ली वो चीज़, लेकिन फिर मेरे लिए एक और मसला कि ये एएमएस क्या होता है। लेकिन एएमएस से फ़ायदा ये हुआ कि एप्लीकेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर किस तरह से रन होते हैं, जो कि आज मुझे जो इतनी क्लैरिटी है कि क्लाउड डोमेन में मुझे क्यों काम करना है, उसी वजह से कि जब मैंने देखा फ्रॉम अ बिगर पिक्चर कि बड़ी मशीन कैसे कन्फिगर हो रही है, उनका बैकअप कैसे हो रहा है, फिर मैंने देखा एक एप्लीकेशन है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसका ट्रैफिक कैसे मैनेज हम कर रहे हैं। और उसमें मोस्टली जैसे हम दराज पे ऑर्डर प्लेस करें, वो ऑर्डर डेटाबेस तक पहुंचे ही ना, लेकिन ऑर्डर प्लेस हो गया क्लाइंट साइड से, सही है। तो अब इसको कैसे फिगर आउट करेंगे? नॉर्मली तो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये चीज़ भी हो सकती है, कहीं ना कहीं वो सर्वर पे आके अगर रुक गई है और वो लॉग्स में शो हो रही है, तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना होगा। तो वहाँ पे मैंने देखा कि ऑर्डर रिट्राई के नाम से
हमने एक फीचर किया कि वहां पे हम जाके खुद से ऑर्डर को मैन्युअली रिट्राई करते हैं और वो फिर डेटाबेस में जाता है। तो इस तरह से आप कह लें कि चीज़ें सीखते सीखते समझ आना शुरू हुई कि अच्छा इस चीज़ का ये मेन मकसद होता है या आप पर्पस होता है, इसको हम इस तरह से लेके चल सकते हैं। देन मूविंग फॉरवर्ड के मुझे 2-3 मंथ्स पे परफॉर्मेंस की वजह से मैं एज अ ट्रेनी स्टार्ट की मैंने वर्किंग, और फिर उसमें मैंने फर्दर इस तरह से चीज़ें सीखी। एंड 6 मंथ्स तक हमारा यही काम था कि भाई जो ट्रैफिक आ रहा है उसको कैसे मैनेज करना है। तो उसमें लोड बैलेंसर और जो आर्किटेक्ट डायग्राम्स बनती हैं वहाँ पे मैंने सीखा कि कैसे बना सकते हैं डायग्राम। फिर वहाँ से मैं मैनेज सर्विसेज से, अच्छा मैनेज सर्विसेज समथिंग के जो चीज़ आपकी पहले से डिप्लॉय हुई हुई है उसको कैसे मैनेज करना है आप उन सर्विसेज को। उसमें काम करने के बाद आई वेंट टू दी फाइनल टीम जहाँ पे सर्विस डिलीवरी का काम होता है, जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होती है मेनली, कि जहाँ पे आपको क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट्स आएंगी एंड यू हैव टू मेक द सॉल्यूशन फॉर देम। अब दिस इज द बेस्ट पार्ट कि सर्विस डिलीवरी में आपको एंड टू एंड सॉल्यूशन को डिज़ाइन करना है। तो वो सॉल्यूशन कैसे डिज़ाइन होगा, पहले तो प्री सेल्स होगी, जो भी क्लाइंट लेकर आ रहे हैं कंपनी में, तो प्री सेल्स होंगे, मार्केटिंग के लोग होंगे, उनसे हम रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करेंगे। अच्छा ये क्लाइंट्स की ये रिक्वायरमेंट्स है, ये नीड्स हैं, अच्छा बजट इतना है, तो उसके अकॉर्डिंगली एक सॉल्यूशन डिज़ाइन होगा। सॉल्यूशन डिज़ाइन करते हुए जो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि सॉल्यूशन इज़ हाईली अवेलेबल, लो लेटेंसी रेट हो, और उस पे डाउन टाइम एज लो एज पॉसिबल हो, और सिक्योर हो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। तो इन 4 एलिमेंट्स को देखते हुए एक सॉल्यूशन को डिज़ाइन किया जाता है। और मोस्टली टाइम्स ये होता है कि सिक्योरिटी को मेक श्योर करने के लिए कॉस्ट ऊपर भी जा रही होती है, तो दैट थिंग इज अगेन डिस्कस विद द क्लाइंट कि आपकी रिक्वायरमेंट इतनी है या नहीं, इस वजह से बजट इंक्रीज होता है। तो मोस्टली टाइम क्लाइंट एक्सेप्ट के हमें सिक्योरिटी पे तो हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो दैट्स हाउ आई अंडरस्टैंड कि अच्छा एक प्रोजेक्ट बनाने से पहले किस तरह से स्टेक होल्डर्स से कम्युनिकेट किया जाता है, फिर कैसे उसे डिज़ाइन किया जाता है। एंड अब इस चीज़ के लिए अगेन आप कह लो कि वो जो पिक्चर थी ना बना रहे हैं, वो क्रिस्टल क्लियर हो गई कि वो बनाने की ज़रूरत क्या है, कि आप ऐसा तो नहीं कर सकते पूरा सॉल्यूशन बना के दिखा दो क्लाइंट को और वो कह के नहीं यार ये तो मुझे चाहिए ही नहीं था, आप इसको वापस कर लो। तो अब वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो जो डायग्राम बनती है वो वंस अप्रूव बाय द क्लाइंट, और क्योंकि एक नॉन टेक्निकल को डायग्राम से समझाना ज़्यादा आसान है कि ये चीज़ें हम लगाएंगे और इस तरह से ये पूरा प्रोसेस वर्क होगा, ये आपका वर्क फ्लो होगा। तो इस तरह से आप कह लें सिस्टम में मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग की एंड अंडरस्टैंड के क्या फ़ायदा है और काम किया कैसे जाता है हम्म। मोस्ट इम्पोर्टेंटली। और टूल्स साथ साथ जो चल रहे थे वो क्लाउड के चल रहे थे, कभी वो एज्योर पे शिफ्ट हो रहा था, IBM पे, AWS पे। बट जो मेन था वो वर्कफ्लोज अंडरस्टैंड हो गए और काम कैसे करते हैं और क्या ज़रूरत होती है SOPs की, जो कि नॉर्मली हम कभी सोचते ही नहीं कि यार SOPs भी जरूर रिक्वायर्ड होंगे हमारे एंड से हम्म। कभी। तो उन स्टैंडर्ड्स का ख्याल करते हुए, प्राइसिंग का ख्याल करते हुए उसको हम ओके। डेवलप करते ओके, दैट वाज Okay, that was kind of very detailed and very, there were many things that were new to me and there were things that I can connect to. जैसे हमने डायग्राम्स की बात की कि हम अक्सर अभी भी हम जब डायग्राम्स बना रहे होते हैं तो हम यही देख रहे होते हैं कि हम इसे ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से क्या ये इंपॉर्टेंट होती है, तो इस तरह से हमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा पता चलेगा कि ये डायग्राम्स कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। और अक्सर जो मेरे जूनियर्स आ रहे होते हैं ना, तो हम उनको बता रहे होते हैं कि अच्छा आपने रिक्वायरमेंट्स इस तरह से नोट करनी है प्रॉपर्ली, पहले सोल्यूशन बनाने से पहले या अपना प्रोजेक्ट बनाने से पहले इन चीज़ों को फाइनलाइज़ करें प्रॉपर से। अदरवाइज़ इसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि आपने एक रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं सही से नोट डाउन की, तो एक अनदर जो है वो फीचर आपने डेवलप कर दिया जो कि क्लाइंट को चाहिए ही नहीं, जो एट द एंड प्रोजेक्ट में इम्पोर्टेंट ही नहीं है। तो वो आपका पूरा प्रोजेक्ट जो है वो इट्स काइंड ऑफ लाइक आपके लिए हर्डल्स होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ये छोटी-छोटी चीज़ें जो है वो मिलकर प्रोजेक्ट की बेस बना रही होती हैं। तो इट्स काइंड ऑफ, और जो वर्चुअलाइज़ेशन का कॉन्सेप्ट था वो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, क्योंकि वर्चुअलाइज़ेशन का कॉन्सेप्ट जो मेरे दिमाग में था ना वो यही था कि अच्छा हमारे पास लाइक मेरे पास एक मशीन है, तो मैंने अपग्रेड करना है तो मैं जो है ना वो बोरो कर लूँगी, इट्स काइंड ऑफ लाइक अ बोरो थिंग। बट जैसे हमने वर्चुअलाइज़ेशन को स्टार्ट किया कि हमारे पास क्या इश्यूज़ थे और क्यों हम वर्चुअलाइज़ेशन की तरफ गए, तो इट्स काइंड ऑफ अ न्यू एंड आई थिंक इट्स गोना बी बेनिफिशियल फॉर अदर स्टूडेंट्स। अच्छा, हमारा टाइम ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, तो हम जो है ना इसको थोड़ा-सा क्लोज़ अप की तरफ लेके जाते हैं।
तो क्लोजिंग स्टेटमेंट आपकी तरफ से क्या होगी ऑन दिस? हम कोशिश करेंगे कि हम एक और इसके ऊपर रख सकें, और बिल्कुल। क्योंकि अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो डिस्कस होने वाली हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो सही है। रहती हैं, और आई थिंक क्यूरियस भी होंगे। तो इसके ऊपर हम इंशाल्लाह एक और जो है ना वो रखेंगे, लेकिन अभी हमें जो है ना उसको एंडिंग स्टेटमेंट की तरफ लेके बिल्कुल जाना है। बिल्कुल। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे ना जो मैंने डायग्राम और ये सारी चीजें डिस्कस की, अब वहाँ पे एक और रिक्वायर्ड चीज होती है बिलेबल आर्ट। बिलेबल आर्ट्स आर दी मोस्ट क्रिटिकल थिंग, जहाँ पे हम अपने एफवाईपी में आके सबसे ज्यादा सुस्ती दिखाते हैं। आप कह लें, मेरे ख्याल से क्या कहते हैं उसे, गैंट चार्ट बनाते हैं प्रॉपर, जिसमें एक एक डिटेल्स ऐड हो रही होती है कि हम किस दिन क्या करेंगे। नॉर्मली वी थिंक हाउ शुड वी नो कि हम किस दिन क्या करेंगे, हमें तो पता ही नहीं है, अभी बनाएंगे भी, बना भी पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। दैट्स द थिंग कि उसकी बेसिस पे ना आपका बजट अप्रूव होता है, या क्लाइंट कहता है अच्छा इतने घंटों में आप काम करके दोगे, ओके, आपके इतने टोटल आर्ट्स होंगे। तो आर्ट्स कैलकुलेशन जो है ना, अगर वो आप सीख के आ रहे हो, आपको नॉलेज है कि बिजनेस चलता कैसे, ट्रस्ट मी, कोई भी कंपनी आपको लूज करना नहीं चाहेगी। इंटरव्यू इंटरव्यूअर को वही चीज चाहिए कि आप बिजनेस को अंडरस्टैंड करते हो कि किस तरह से वर्कफ्लोज को डिलीवर करने हैं, क्योंकि कंपनी को नहीं चाहिए कि आपको सब आता हो, एंड दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि आपको सब आता हो, बट यू शुड नो कि वर्क फ्लॉज होते कैसे हैं। जैसे कुछ कंपनीज की रिक्वायरमेंट होती है आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो, या साल साल का एक एक्सपीरियंस हो। उसका रीज़न ही ये है कि अनफॉर्चुनेटली हम स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा अनसीरियस हो गए हैं इस चीज़ को लेके कि हम इस पर फिगर आउट ही नहीं करते, या हम पढ़ते भी हैं तो सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ते हैं। तो उन्होंने भी इस चीज़ को देख लिया, दैट्स वाई वो एक साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। लेकिन मेन उसका पर्पस ये होता है कि नॉर्मली वी आर वेरी अनसीरियस रिगार्डिंग दी थिंग्स के, कोई मसला नहीं खराब हो गया तो दूसरा ले लेंगे। एक क्लिक ही तो पढ़ना होता है फूड पांडा से, दूसरा आ जाएगा हमारे लिए खाने के लिए चीजें, या फिर वॉट एवर दी स्टफ यू रिक्वायर्ड, तो जस्ट अ क्लिक। बट उस क्लिक को अंडरस्टैंड करना, उस चीज की इम्पोर्टेंस को समझना कि वो इतना आसान नहीं है। और एक और चीज ये होती है कि अगर आप बिलेबल आर्ट से ज्यादा काम करो, तो क्लाइंट हैव टू पे यू मोर। तो ये भी एक चीज रिक्वायर्ड है कि वो बिलेबल आर्ट इज समथिंग क्रिटिकल, जहाँ पे आपको उसी आर्ट में खत्म करने हैं। और जो आपने सुना होगा कि जो डेवलपर्स होते हैं दे आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, वो इसी वजह से होते हैं, क्योंकि कंपनी को पता है कि क्लाइंट एक्स्ट्रा पे नहीं करेगा। जो बिलेबल आर्ट हमने इनिशियली डिसाइड किया उसी में ही हमने डिलीवर करना है, तो वो चीज़ हो रही होती है। एंड प्री सेल्स इज समथिंग जहाँ पे जो मेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्लाइंट से इन डिस्कशन होता है, तो वो जाहिर सी बात है, इनिशियली तो आपने सेल आउट करनी है चीज़, तो वो बहुत सारी चीज़ों पे एक्सेप्ट कर लेता है। एंड दोज पीपल आर मोस्टली नॉन टेक्निकल वन, तो दे सेड ठीक है हम कर लेंगे, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। एंड वो जो एक हर किसी ने सुना होगा कि यार बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहते हैं डेवलपर्स, तो इसी वजह से रहते हैं क्योंकि डेवलपर्स को सिर्फ दिया जाता है काम करने के लिए। जो मेन टीम्स होती हैं ऊपर के सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एंड क्लाउड की टीम्स, वो पूरा सॉल्यूशन को डिजाइन कर लेती हैं अकॉर्डिंगली। अब डेवलपर के पास ये होता है कि उसे बस करना है डेवलप, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है। तो ये एक चीज़ है। तो मेरे ख्याल से अगर आप किसी भी क्लाउड में आना है, तो दिस इज दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको अगर ये भी आता है ना, तो यू हैव दिस स्किल, एंड आप सही पाथ पे चल रहे हो। तो यू डोंट हैव टू टेक द टेंशन कि यार मुझे तो डीएसए नहीं आ रही या ऊप नहीं आ रही, जो लास्ट हमने पॉडकास्ट में डिस्कस की थी। तो उसका रीजन ही ये था डिस्कस करने का कि भाई वो नहीं है रिक्वायर्ड, मेन चीज रिक्वायर्ड होती ही है। अगर आपको थोड़ा सा इस चीज का आइडिया हो जाए और इसकी इम्पोर्टेंस का भी आइडिया है, आप इंडस्ट्री में कदम रख सकते हैं। क्योंकि डेवलपर का मोस्टली जो एक मशहूर है कि दे आर दी लेबर्स, तो इसीलिए लेबर्स हैं क्योंकि दे जस्ट हैव टू डेवलप दी थिंग्स विदाउट आस्किंग कि क्यों डेवलप करना है। दे जस्ट हैव टू डेवलप, उसमें वो चेंजेस नहीं ला सकते। तो ये एक मेन चीज़ थी जो कि आप कह लें कल वाली पॉडकास्ट और आज का एक अच्छा कंक्लूजन है कि हमें क्लाउड से क्या फ़ायदे हैं। अब क्लाउड के जो पार्ट्स हैं वो इंशाल्लाह हम डिफरेंट पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। कि एक और टर्म्स हम बहुत मोस्टली सुनते हैं, क्लाउड इंजीनियर, क्लाउड ऑपरेशंस इंजीनियर, या फिर सर्विस डेस्क भी सुनते हैं, ऑपरेशंस इंजीनियर भी सुनते हैं, या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भी सुनते हैं। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, तो इनके क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और ये लोग क्या कर रहे होते हैं, तो ये मेरे ख्याल से ये एक प्रॉपर पॉडकास्ट करते हैं, ताकि उसमें आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझ आए जो इस बात को फॉलो करना चाह रहे हैं। तो
कौन सा पाथ इसको आप लेके चल सकते हो और क्या फायदे हैं और उसमें क्या रोड मैप होना चाहिए। आई गेस Yeah, yes, definitely. I would be very exciting to do that. और I think कि हमारी ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा इस पे हम जरूर ऑडियंस से भी फीडबैक लेंगे वो क्या क्या क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम जो है ना वो मैं प्लान कर रही हूँ कि हम ऑडियंस से भी क्वेश्चंस लेंगे ताकि वो जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं वो क्या फेस कर रहे हैं तो हम उसको भी साथ साथ लेके चल रहे हो तो आई गेस डेफिनेटली लाइव हम जो है ना स्ट्रीम उस करते जी हैं, जी यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करते हैं एंड विल टेक द क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम दी, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे एमबीए मोस्टली लोग कहते हैं एमबीए करना ज़रूरी है, बट अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो यू कैन इजीली बिकम द मैनेजर एंड pre-sales is equivalent to the management thing. that's we can plan that also Yeah. ज़रूर इसको जो है ना प्लान कर सकते हैं इस पे भी चले हमारे पास जो है ना वो वर्क लिस्ट बनती जा रही है कि क्या-क्या चीज़ें जो है ना वो अब हमें नेक्स्ट प्लान करनी है। तो ठीक है हमारा हमारा लास्ट पॉडकास्ट जो कि अब इससे पहले अपलोड होगा उसमें हमने डेवऑप्स के ऊपर बात की थी और उसपे भी हमने क्लाउड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात की थी जो कि हमारे स्पीकर थे जो कि इन्होंने भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन की थी। तो उससे भी जो है ना वो ये पॉडकास्ट काफ़ी रिलेट करेगी और आई थिंक कि उनको भी उस पॉडकास्ट में हमने करियर अपॉर्चुनिटीज़ को भी डिस्कस किया था, तो वहाँ से भी ये जो पॉडकास्ट है वो कनेक्ट हो रही होगी। तो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास फ्रूटफुल पॉडकास्ट एपिसोड्स आते जा रहे हैं, तो आई थिंक कि ऑडियंस बहुत ज़्यादा एन्जॉय करने वाली है। लेकिन अब हमारे पास टाइम बिल्कुल एंड हो चुका है, तो बिल्कुल अब हम बिल्कुल इसको एंड करते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन कि आप लोगों ने इस चीज़ को एन्जॉय किया होगा। और अगेन थैंक यू सो मच टू आवर स्पीकर जिन्होंने बहुत स्पेशल हमारे लिए टाइम निकाला इस पॉडकास्ट के लिए। मुश्किल था, बहुत मुश्किल था और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस पाकिस्तान इंटरनेट के साथ पॉडकास्ट करना और ज़्यादा मुश्किल है जब व्हेन यू आर वर्किंग इन अ हाइब्रिड एनवायरनमेंट। बट स्टिल इट वाज़ द बेस्ट और आई एम वेरी थैंकफुल कि मैंने ये इनिशिएटिव जो है ना वो लिया और जो मेरे पार्टनर्स थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया इसमें। तो इंशाल्लाह हम आगे भी इस पे बात करते रहेंगे। तो हम इसे यहाँ पे एंड करते हैं। ओके एवरीवन, अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।